नमस्ते भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल जहां मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा लुकिज्म के किंग्स के बारे में। और मैंने उन सारे किंग्स को उनके पावर लेवल के हिसाब से रैंक भी किया है। ऊपर से मैंने इस लिस्ट में उन सारे किंग्स को इंक्लूड किया है जो किंग्स रह चुके हैं या करंटली वो किंग्स है, मतलब कि पास्ट और प्रेजेंट के सारे किंग्स इंक्लूडेड है। तो पहले बात करते हैं कि ये किंग्स आखिर है कौन। तो गाइज आपको ये जानने के लिए पहले लुकिज्म के जनरेशन की हिस्ट्री जाननी होगी, जहां हमें अभी तक लुकिज्म में टोटल 4 जनरेशन दिखाए गए हैं और वो है प्री जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, 1.5 जनरेशन और सेकंड जनरेशन। लेकिन हम यहाँ 1.5 जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन में ही इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें 1.5 जनरेशन के बारे में काफी कम नॉलेज है। तो शुरुआत में लुकिज्म की प्री जनरेशन में 2 गैंग्स थी और वो है गैप्योंग किम की फीस्ट गैंग और शिंगेन की यामाजाकी सिंडिकेट। और ये दोनों गैंग्स इतने ज्यादा ताकतवर थे कि ये लोग एक एक कंट्री पे राज किया करते थे, जैसे कि फीस्ट गैंग कोरिया पे और यामाजाकी सिंडिकेट जापान पे। फिर प्री जनरेशन में गैप्योंग किम का दबदबा कम होने लगा और तब जाके जन्म होता है किंग्स का, जो कि अपने इलाके के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर थे। और ये इलाके कुछ नहीं बल्कि कोरिया के स्टेट्स थे, जहाँ ये किंग्स कब्जा करके अपने इलीगल धंधा करते थे। और फिर फर्स्ट जनरेशन के बाद जन्म होता है सेकंड जनरेशन का, जिनको की क्रू कहा गया है। और इन क्रू के हेड्स प्री जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड है, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के बारे में है, तो इन सेकंड जनरेशन को मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो गाइज अब बात करते हैं इस लिस्ट के बारे में, जिसको कि मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और वो है वीक किंग्स, स्ट्रॉन्ग किंग्स और गोटेड किंग्स। चलो तब एक एक करके सारे किंग्स के बारे में देखते हैं बिना किसी देरी के। जिनयोंग गो, किंग ऑफ स्योंगनम। तो देखो गाइज, मैंने वीक किंग्स में 3 किंग्स को रखा है, जो कि है जिनयोंग गो, डोक्सुह्यो और सेकुडू वैंग, जिनमें से भी जिनयोंग सबसे कमजोर किंग है, क्योंकि वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट आर्क में यूजिन ने कहा था कि इलाइन ने बहुत आसानी से अकेले ही स्योंगनम के किंग जिनयोंग गो को हरा दिया था। लेकिन उस समय इलाइन ने अपने पार्ट 2 मास्टरी को अनलॉक कर लिया था। हमें बस जिनयोंग गो के बारे में इतना ही पता है। पीटीजे ने तो हमें इसके फाइटिंग स्टाइल तक रिवील नहीं किया है। ऊपर से मुझे तो लगता भी नहीं है कि ये कहीं का किंग है, और ऐसा हो सकता है कि ये किसी प्रीवियस किंग का डिसाइपल हो और उसने अपने बाद इसे किंग बना दिया। और हमने इसे बस एक बार देखा था चैप्टर 481 द किंग ऑफ चैप्टर में, जहां सारे किंग्स इकट्ठा हुए थे चियोंगलियांग के किंग की डेथ एनिवर्सरी पे। बस फिर उसके बाद हमें ये कभी नहीं दिखाया गया। डोक्सुह्यो, किंग ऑफ प्योंटेक। तो लिस्ट का अगला कैरेक्टर भी एक कचरा किंग है, जो है डोक्सुह्यो, जिसको कि हारने में सिर्फ इलाई और वॉरेन ही लगे थे, और इसको भी इलाई ने अपने पार्ट 2 मास्टरी को अचीव करने के बाद हराया था। सेकुडू वैंग, किंग ऑफ स्वॉन। तो गाइज यहाँ से हमारा लिस्ट में इंटरेस्टिंग किंग की एंट्री होती है, और वो इंटरेस्टिंग किंग है सेकुडू स्टाफिंग एजेंसी का फाउंडर सेकुडू वैंग। इस किंग को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, क्योंकि इसे हराने के लिए सेकंड जनरेशन के 3 लोग लगे थे, जो है इलाई, वॉरेन और सैमुअल। ऊपर से इस बंदे के कारण ही इनमें से 2 फाइटर्स को अपना पाथ टू मास्टरी को अनलॉक करना पड़ा था। इस किंग का सिग्नेचर अटैक हेडबट है, जो कि तुम इसके सर पे गहरे घाव को ही देख के बता सकते हो। ये अपने इस सिग्नेचर मूव से इजिली किसी कार या दीवार को तोड़ सकता है। इलाई से फाइट के दौरान सेकुडू ने उसे लगभग मार ही दिया था, अगर वहां पर सैमुअल और इलाई एक साथ पार्ट 2 मास्टरी में नहीं जाते तो। सेकुडू की वो एजेंसी गुंडे और बदमाश को हायर करके रोड साइड के दुकानों से हफ्ता वसूलते थे, लेकिन सेकुडू के इलाई से हारने के बाद वो वर्कर्स में चले गए। टेसुमा, किंग ऑफ अनसन। फाइनली अब मैं तुम्हें कुछ स्ट्रॉन्ग किंग्स के बारे में बताऊंगा, जो है टेसुमा, गॉन्स्योबजी, डेयंग ओ और जेग्योन ना। स्टार्ट करते हैं टेसुमा से, जो अनसन का किंग है। ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, जो पहले अपने सिर्फ राइट हैंड से लड़ता था, लेकिन जेम्स ली से हारने के बाद इसने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को ट्रेन किया, इंक्लूडिंग लेफ्ट हैंड, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं हरा पाया। हमने चियोंगलियांग आर्क में टेसु की ताकत देखी थी, जब उसने सिर्फ एक ही पंच में प्री जनरेशन के एक बंदे को गंजा कर दिया था। लिटरली ये बंदा हैंडसम से ऐसा हो गया। अभी टेसु किंग से रिटायरमेंट ले चुका है और उसकी जगह उसका डिसाइपल, जो कि है हडसन अहन, ले लिया है, जो अभी अनसन पब्लिक गैंग का लीडर है। इससे वो लोग अनसन पे कब्जा करके वहाँ के सारे क्लब्स, पब्स, बार्स पे पकड़ है। टेसु हमें रिसेंट चैप्टर्स में भी अपने स्टूडेंट्स को बचाते हुए दिखा है। गॉन्स्योबजी, किंग ऑफ डिएगू। तो गाइज अब बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की, जो है गॉन्स्योबजी, किंग ऑफ डिएगू, जिसको कि लोग फेक मॉन्क भी कहते हैं। ये जेम्स ली से हारने के बाद एक मॉन्क बन गया। गॉन्स्योब एक स्पेशल टाइप का बॉक्सिंग यूज करता है, जो है आयरन बॉक्सिंग, और इसने तो अपने इस फाइटिंग स्टाइल से जेम्स को भी एक बार के लिए इम्प्रेस कर दिया था, जिससे कि वो भी इस मूव को सीखना चाहता था। इसने लुकिज्म की एक सबसे ओपी टेक्निक का भी इजाद किया है, जो है आयरन फोर्ट्रेस, और गॉन्स्योब भी हमारे जैक ली का टीचर बनके ये टेक्निक उसको पास ऑन किया है। डेयंग ओ, फॉर्मर किंग ऑफ बुसान।
तो गाइज ये किंग जो कि हमें रिसेंटली बुसान आर्क में इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि एक नंबर का घटिया इंसान था, लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। पहले ये लोगों के लिए लड़ता था, जिसको देख के ही गैप्योंग किम ने इसको अपना डिसाइपल बनाया था। पर इसने अपने टीचर का नाम यूज करके बहुत गंदे गंदे काम किए। इसने बुसान के सारे बड़े और छोटे बिजनेसेस से ह्यूज अमाउंट में हफ्ता वसूला, और ऊपर से इसने पॉलिटिशियंस तक को नहीं छोड़ा। लोग तो बस इसे गैप्योंग किम का डिसाइपल होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमें यह भी दिखाया गया था कि बुसान गैंग का कोई भी मेंबर डेयोंग के हरकतों को दिल से सपोर्ट नहीं करता था, सिवाय उसके गॉडफादर्स के। और आखिर में जिनडैंग ने इसका गेम बजा दिया। हमें इसकी फाइटिंग स्टाइल के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ये हमेशा गैप्योंग किम की फाइटिंग स्टाइल को यूज करता था। गैप्योंग किम ने भी एक्सेप्ट किया है कि डेयोंग को अपना डिसाइपल बना के उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, और डेयोंग भले ही बुरा व्यक्ति था, पर वो इस लिस्ट में इस पोजीशन को तो डिजर्व करता ही है। जेग्योन ना, किंग ऑफ इचियोन, एक और मिस्टीरियस किंग जिसको कि प्यार से लोग हाफ एस्ड किंग भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं ये नहीं पता। ये बंदा अभी जेम्स के साइड पे है, पर सिचुएशन देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये जेग्योन अपने मन मुताबिक जेम्स के लिए काम कर रहा है, बल्कि देख के ऐसा लग रहा है कि जेम्स इसे कंट्रोल कर रहा है। बुसान आर्क में हमने देखा कि ये अपने फाइटिंग स्टाइल में लातों का बहुत यूज करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टाइकोंडो हो सकता है। और हमें ये भी पता है कि इसके पास बहुत बेहतरीन स्पीड है, जो कि हो ना हो जेम्स की बराबर लेवल की होगी। ऊपर से इसने टेसुमा को सिर्फ एक ही लात में ढेर कर दिया था। जीचैंग क्वाक, किंग ऑफ चुनचियोंग। तो गाइज अब बात करते हैं लुकिज्म के कुछ गोटेड किंग्स के बारे में, जिसमें कि मैंने रखा है जीचैंग क्वाक, स्योंजी युक और जिनरैंग को। पहले बात करते हैं जीचैंग के बारे में, जो कि पूरे लुकिज्म में इकलौता किंग है जिसने कि कोरिया के 2 प्रोविंस पे राज किया है, और वो है सियोल और चुनचियोंग। ये इतना गोटेड कैरेक्टर है कि जहाँ जेम्स हर किंग का कोई ना कोई बॉडी पार्ट कलेक्ट कर रहा था उन्हें हराने के बाद, ताकि वो दोबारा से अपने प्राइम में ना लौट पाए, तो वहीं इस किंग को हराने के बावजूद वो जीचैंग का कोई भी बॉडी पार्ट नहीं लेता है। लुकिज्म में ये व्हाइट वाइपर के नाम से भी फेमस है, और अगर तुम इसके आंखों को ध्यान से देखोगे तो तुम देखोगे कि जीचैंग की आंखों की पुतलियां व्हाइट वाइपर स्नेक की तरह सिमिलर है। हम ये भी कह सकते हैं कि जीचैंग इजिली सारे किंग में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, जहाँ सब बिना सोचे कांड कर देते थे, वहीं ये अपने हर अपोनेंट को एनालाइज करता था और तब जाके उसे स्ट्रेटेजी से हराता था, जो कि हमने इसे चियोंगलियांग आर्क में कोजिमा ब्रदर्स और हॉलिडे आर्क में डैनियल के अगेंस्ट यूज करते हुए देखा था, जहाँ ये डैनियल से डायरेक्ट भिड़ने के बजाय ये पहले अपने बंदों को भेजता है डैनियल की सच्चाई जानने के लिए कि कहीं वो चार्ल्स या जेम्स के कहने पे यहाँ कोई सबूत मिटाने तो नहीं आया। ऊपर से जीचैंग इतना पावरफुल होने के बाद भी कोई भी इलीगल धंधा नहीं करता था। ये डेयरी फार्म, बी कीपिंग, पपी मिल, ब्रूइंग, फार्मलैंड्स जैसे बिजनेसेस अपने भाइयों के साथ चलाता था। जीटी किम से हारने के बाद जीचैंग को सियोल छोड़ना पड़ा और वो चिंचोंग के किंग को हरा के वहाँ का किंग बन गया। स्योंजी युक, किंग ऑफ चियोंगलियांग। हमारा अगला गोटेड किंग है स्योंजी युक, जो कि एकलौता बंदा है पूरे लुकिज्म सीरीज में जिसने कि जेम्स ली को हराया है। उस फाइट में इसने एक साथ 3 मास्टरी को हासिल किया था, जो है स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक। और एक साथ 3 मास्टरी को ओवरकम करना कहीं से किसी भी कैरेक्टर के लिए नॉर्मल बात नहीं थी। स्योंजी को असल में 3 फाइटिंग स्टाइल आती थी, जो कि है कूडो, सिसेरियम और जूडो। और तो और स्योंजी को सिसेरियम सिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि सिसेरियम में लेजेंड माने जाने वाले जिन मूजिन ने सिखाया था। स्योंजी ने कोजिमा ब्रदर्स को भी हरा रखा है, और ऊपर से जेम्स ली ने भी एक बार कहा था कि अगर स्योंजी की एक्स्ट्रा फिंगर्स नहीं काटी जाती तो वो आसानी से गन या गू के लेवल का होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम स्योंजी की फुल पोटेंशियल को नहीं देख पाए। जिनरैंग, किंग ऑफ बुसान, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका जिंदगी लुकिज्म में वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्डहुड में से एक है, जहां ये और इसके 2 दोस्त शुरू से नाली के कीड़े वाली जिंदगी जी रहे थे। तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि जिनरैंग गैप्योंग किम का इनडायरेक्ट डिसाइपल था, और तो और गैप्योंग किम ने ही जिनरैंग को ये नाम दिया है। हमें ये भी पता है कि इसने फर्स्ट जनरेशन के कई सारे किंग्स को अकेले ही हराया था, और डेयंग को तो मार ही दिया था, जिसके कारण उसे जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जिनरैंग के मर्डर से बुसान के लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि वो लोग डेयंग के अत्याचार से इतना परेशान जो हो गए थे, और इस कारण से बुसान के लोग जिनरैंग को बुसान का मसीहा भी बुलाने लगे। हमें ये नहीं पता कि जिनरैंग ने अभी तक कितने मास्टरी को ओवरकम किया है, पर ये जरूर कह सकते हैं कि उसने कोई ना कोई मास्टरी जरूर अनलॉक की है, क्योंकि जब डैनियल का आमना सामना होता है जिनरैंग के साथ तो वो कहता है कि डैनियल अभी अपने मास्टरी के स्टेजेस तक भी नहीं पहुंचा है। तो इस स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि जिनरैंग ने मास्टरी को एक्सपीरियंस कर रखा है। कौन सी वाली ये अभी नहीं पता है, और शायद कभी पता भी नहीं चल पाएगा। कीटे किम, किंग ऑफ सियोल।
फाइनली अब मैं बात करूंगा कीटे किम किंग ऑफ सियोल के बारे में। जानते हो, जब मैं इस लिस्ट को बना रहा था तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इसे किस कैटेगरी में रखूं, क्योंकि ना ही ये कोई कमजोर किंग है, ना ही ये स्ट्रॉन्ग किंग है, और ना ही इसने कोई ढंग का अच्छा काम किया है सिवाय जेक को जिंदा छोड़ के। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि इसे एक नया कैटेगरी दिया जाए, जो कि है स्ट्रॉन्गेस्ट किंग एवर लिव्ड का। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, ये बात आपको थोड़े देर में समझ आ जाएगी। तो हम सब ने देखा कि जिनरैंग और डैनियल की फाइट का नतीजा क्या निकला, और पीटीजी ने हमें जिनरैंग का फ्लैशबैक दिखा के ये भी बता दिया कि जिनरैंग बाकी किंग से अलग था। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला, गीटे ने एफर्टलेसली जिनरैंग के हाथ को काट दिया। तो सोचो, स्ट्रॉन्गेस्ट किंग के लिस्ट में टॉप 1 और टॉप 2 के पावर डिफरेंस कितना है। इसलिए तो इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही नाम रहना डिजर्व करता है, और इस बात को प्रूव करने का मेरे पास एक और पॉइंट है। तो देखो, जब मैं इस लिस्ट को बनाते समय कुछ पॉइंट्स को फैक्ट चेक कर रहा था, तो तब मुझे चियोंगयांग आर्क के चैप्टर 496 में एक सीन मिला जहां जेम्स ली सियोंजी युग से हारने के बाद वो गन से डिस्कस कर रहा था कि उसे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को टेक डाउन करने से पहले और ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, जिसपे कि गन उसे एडवाइस देता है कि गन और गू इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। पर जेम्स ने इसके लिए मना कर दिया, और गेस करो कि उसने किसको चुना होगा अपने को ट्रेन करने के लिए। वो था नन अदर देन कीटे किम। अब बताओ मुझे कि जो बंदा जेम्स जैसे कैरेक्टर को ट्रेन कर सकता है वो आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। ऊपर से इन चीजों के बारे में पीटीजे हमें 1 साल पहले ही हिंट दे चुके थे, और जो कारनामा ये रिसेंट चैप्टर्स में कर रहा है उसके हिसाब से पीटीजे ने इसको किंग स्लेयर का जो टाइटल दिया है वो उसको सूट करता है। तो गाइस, ये थे मेरे तरफ से लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स। इस लिस्ट में किंग्स को कैटेगरीज में रखने का कई रीजंस थे, जैसे कि हमें कई किंग्स के बारे में अधूरा नॉलेज है, और दूसरा पीटीजी ने हमें फिर से 2 नए किंग्स के कैमियो दिए हैं, और ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें और किंग्स देखने को मिले, क्योंकि असल में कोरिया के टोटल 16 प्रोविंस है। और ऊपर से इस लिस्ट को कैटेगरी में रखने से मुझे भी थोड़ी आसानी होती, ताकि अगर आपको आपका फेवरेट किंग ऊपर नहीं मिला तो आप मुझे गाली ना दे। तो अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। मिलता हूँ मैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।